बच्चों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करेंगे आप सभी बहुत मस्त होंगे, आप सभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए ले आए हैं क्या इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यहाँ से भाई आप सभी के लिए एक नंबर फिक्स होते हैं, एक परिभाषा एक नंबर, यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए और बेहतर तरीके से आप इन सभी परिभाषाओं को नोट करिएगा अपने कॉपी में और अच्छे तरीके से रिवीजन करिएगा। तो आज के लिए जो परिभाषा है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इस क्लास में जुड़िएगा और बेहतर तरीके से क्या करिएगा, परिभाषा को नोट करिएगा। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी के जो परिभाषा बनते हैं वो क्या है, जैसे कि वन ठप गुणांक है, पराशर दाब है, उत्क्रम पराशर है, और क्या है आपका संचारण है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि अभिक्रिया से भी आपके क्या होते हैं तो बन जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से क्या है भाई आप सभी के परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को हम क्या करेंगे धीरे धीरे एक एक करके क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहला परिभाषा आप सभी के सामने है क्या, वन ठप गुणांक। क्या है भाई, वन ठप गुणांक है, यानी वन ठप गुणांक में क्या होता है कि यौगिक के वियोजन या संयोजन के बारे में बताता है, यानी कि जो यौगिक होता है भाई क्या होता है वो टूटता है, अगर वो टूट रहा है तो वो क्या होता है ना, वो वियोजन होता है, अगर वो क्या हो रहा है भाई, है ना, अगर वो क्या हो रहा है योग हो रहा है तो वो जुड़ रहा है। यानी वियोजन और संयोजन का मतलब क्या होता है, टूटना और जुड़ना। तो कौन बताता है, तो वन ठप गुणांक बताता है, जिसको हम क्या करते हैं भाई, तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ से अगर आपका आई का वैल्यू क्या होगा भाई, एक से अधिक होगा। क्या होगा, अगर आई की वैल्यू एक से अधिक हो जाती है तो उसमें क्या कहा जाता है कि अभिक्रिया का वियोजन हो रहा है। दूसरी बातें क्या है, अगर वही आई का मान क्या होता है भाई, एक से छोटा हो जाता है। क्या है, आई का मान अगर एक से छोटा हो जाता है तो अभिक्रिया का क्या होता है, संयोजन हो जाता है। इसके बाद तीसरा क्या है, अब आई बराबर अगर आपको क्या मिल गया है, एक मिल गया। क्या है, आई बराबर एक मिल गया, या तो बड़ा नहीं है या तो छोटा भी नहीं है, इक्वल हो गया, तब क्या होता है, ना तो वियोजन ना ही संयोजन, ना तो वो अभिक्रिया का संयोजन होता है ना ही वो अभिक्रिया क्या होती है, वियोजित होती है। तो ये है आपका क्या, वन ठप गुणांक। अगर आपसे वन ठप गुणांक पूछा जाता है तो आप अगर इतना लिखते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा आपके लिए क्या है, तो उत्क्रम परासरण। देखो परासरण से जो मिलता है आपका क्या, जिसको हम कहते हैं क्या, व्युत्क्रम परासरण। तो ये व्युत्क्रम परासरण भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी कभी कभी आप सभी से पूछे जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि वह क्रिया जिसमें विलायक के कण, जैसे कि एक पात्र अगर आप क्या करते हो भाई, लेते हो, ओके, और इस पात्र में क्या करते हो, एक अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा देते हो। जैसे कि क्या करते हो भाई, एक इसमें एक बॉन्डिंग लगा देते हो कि ना इससे इधर जाएगा ना इससे इधर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ आप क्या करते हो भाई, कट डाल देते हो, इधर भी क्या होता है आपका कट होता है। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि वह क्रिया जिसमें विलायक के कण, यानी कि इसमें हम जो कण लिए हुए हैं वो विलायक का कण मानो तो इधर ले लो या फिर इधर ले लो। ठीक है, तो क्या होता है, तो विलयन के अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन की ओर चले जाते हैं। जैसे कि इसमें ये विलायक का कण है, मान लो आप क्या है, ये विलायक का कण है और यहाँ से ये क्या करता है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इस झिल्ली से होकर क्या करता है भाई, अगर इसमें ये प्रवेश करता है ना, क्या करता है भाई, इस तरीके से वो दूसरे वाले में क्या करता है, तनु विलयन में अगर प्रवेश कर लेता है तो वही क्या होता है, उत्क्रम परासरण कहलाता है। जैसे जैसे क्या है भाई, आरओ का पानी है ना, क्या करते हो भाई, गर्मियों के दिनों में आप क्या करते हो, आरओ का पानी यूज करते हो, तो वो आरओ का पानी का क्रिया जो होता है वो क्या होता है, तो उत्क्रम परासरण होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। क्या है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। आरओ का मतलब यही होता है भाई, ये क्या है, ये उत्क्रम की यानी कि व्युत्क्रम की बातें होती है, ये उल्टा परासरण होता है। चले क्या आगे हम, बहुत बढ़िया है। तो तीसरी परिभाषाएं आप सभी के लिए क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। देखो अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं वो चार होते हैं, उनको भी आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से अणुसंख्य गुणधर्म के लिए क्या कहा गया है कि विलयन का वह गुण जो विलेय पदार्थ के मात्रा पर निर्भर करता है, यानी कि जो विलेय यानी कि जिसकी मात्रा कम होती है उस पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। यानी कि यही कहा है कि विलयन का वह गुण जो विलेय पदार्थ के मात्रा पर क्या करता है, निर्भर करता है, लेकिन उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि वो कैसा है उस पर वो डिपेंड नहीं करता है, तो वो क्या कहलाता है, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं वो चार होते हैं। क्या होते हैं भाई, अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है वो चार होता है। अणुसंख्य गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन है भाई, है ना, ये कौन कौन है? तो पहला जो है वो क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है। दूसरा क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है। तीसरा क्या होता है आपका, है ना, हिमांक में अवनमन होता है। और चौथा क्या होता है, परासरण दाब होता है। तो ये 4 भाई आपके लिए है, आप चारों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या करिएगा, ये चारों का आंसर, यानी कि यहाँ ये 4 कौन कौन होंगे, इसको आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे कि ये 4 अणुशंख गुणधर्म कौन कौन है। ओके, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट परिभाषा पे। नेक्स्ट क्या है आप सभी का, परासरण दाब, यानी कि अलग से ये अणुशंख गुणधर्म के अंतर्गत आपका परासरण दाब भी पूछ लिया जाता है। तो क्या लिखेंगे कि वह दाब जो परासरण क्रिया को क्या करता है भाई, रोकता है, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। जैसे जैसे क्या है आपका, है ना, अगर ये तनु से सांद्र की ओर जाना है, क्या करना है भाई, तनु से सांद्र की ओर जाना है, तो इसको क्या करता है, ये रोकता है ना, क्या करता है भाई, रोकता है। तो यही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है भाई, पीवी बराबर W/m इंटू आरटी होता है, या फिर इसी को लिखा जाता है क्या, पीवी बराबर एनआरटी। इसको क्या लिखा जाता है भाई, पीवी बराबर एनआरटी भी लिख सकते हो, या फिर कहीं कहीं पाई भी लिखा होता है, क्या, पाई बराबर एनआरटी भी लिखे जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका कुछ भी हो सकता है, आपको मैंने यहाँ 2 दिखाया है, तीसरा आप याद करना चाहो तो पी की जगह पे आप पाई रख सकते हो। ओके, चलते हैं फिर हम कहा नेक्स्ट वाले पे, क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। क्या है भाई, तो इलेक्ट्रोड विभव की हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या, किसी इलेक्ट्रोड में, है ना, इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड और एनोड होते हैं। उसमें क्या होता है भाई, अगर कैथोड की बात करें उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, अगर हम एनोड की बात करें तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उनमें इलेक्ट्रॉन की ही बात होती है। तो क्या करते हैं भाई, जो कार्य करते हैं वही क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहलाते हैं। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया है भाई। अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, परिभाषा मोलर चालकता, है ना। ये भी भाई आप सभी से 1 नंबर में पूछे गए। क्या, मोलर चालकता की बात, क्या, किसी विलयन में विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम खुले होने पर, यानी कि जो विद्युत अपघट्य है अगर उसमें क्या होता है, 1 ग्राम अगर क्या किया जाता है भाई, घोल दिया जाता है ना, अगर 1 ग्राम खोल दिया जाता है तो जो चालकता प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, तो मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं हम, तो मोलर चालकता कहते हैं। यानी कि जो पहले से था उसमें अगर हम क्या करते हैं, 1 ग्राम या फिर 1 मोल हम क्या करते हैं उसमें घोल देते हैं, तो वही क्या होती है, मोलर चालकता होती है। क्लियर? जैसे यहाँ से इसके लिए क्या है भाई, परिभाषा बना है क्या, ग्रीक लेमडा सी बराबर क्या है, कपा इंटू 1000 बटे में क्या है, सी है जो सांद्रता है। देखो कपा और इसमें जो रिलेशन होता है भाई वो क्या होता है, इनवर्स होता है, यानी कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है, घटता है। अगर इसमें भी इनवर्स की बात करें हम मोलर चालकता में और सांद्रता में, तो इन दोनों में भी क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, अगर दूसरा बढ़ेगा तो पहला क्या होगा, घटेगा। ओके, बहुत बढ़िया है, इतना ही लिखना होगा, बहुत ज्यादा नहीं। आगे क्या है, संक्षारण की बातें हैं। क्या है मेरे भाई, संक्षारण, यानी कि लोहे में जो जंग लगता है, या फिर कभी कभी देखते होंगे चांदी जो होती है उस पे क्या होती है, परत जम जाती है ना। हाँ, तो वही बातें हैं क्या, कि संक्षारण धातु का वह बाहरी कारकों के कारण, यानी कि जो धातु है उस पे बाहरी कारक लग जाते हैं, है ना। जैसे नमी पा जाते हैं तो क्या होता है भाई, वो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त होने लगता है। यानी कि लोहा अगर क्या होता है भाई, नमी पाता है तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, तो वही क्या होता है, संक्षारण होता है। इसके लिए एग्जाम्पल लिखिएगा, क्या, संक्षारण के लिए, है ना। जैसे में लिखिएगा, जैसे में क्या होगा, लोहे में जंग लगना। क्या है भाई, लोहे में जंग लगना। ओके, क्या है भाई, तो जो लोहा है उसमें क्या होता है, जंग लगता है, काली परत जम जाती है ना। और पीतल में भी क्या होता है भाई, लेकिन शादी का दिख जाता है और सारी चीजें आपको दिखती नहीं, लोहा तो एकदम परफेक्ट आपको दिखता है, इसलिए मैंने इसका बेसिक एग्जांपल लिया, क्या, लोहे में जंग लगना। बाकी आगे चलते हैं भाई, क्या करते हैं, नेक्स्ट आप सभी के लिए क्या है, अभिक्रिया का वेग, है ना। क्या है, अभिक्रिया का वेग, यानी कि ये भी आप सभी से पूछे जाते हैं। तो क्या है कि किसी समय अंतराल में यौगिकों की सांद्रता, है ना, यानी कि जो यौगिक की सांद्रता है अगर उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी कि पहले की अपेक्षा क्या होता है भाई, कुछ दूर जाने के बाद वो बदल जाता है, तो वो परिवर्तन ही आपके क्या कहलाते हैं, तो अभिक्रिया का वेग कहलाता है।
क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। जैसे यहाँ वेग बराबर मैंने लिखा है क्या, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, समय है, यानी कि रिएक्टेंट है। देखो ये बड़े ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है, सांद्रता है। तो सांद्रता में परिवर्तन, ये डेल लिखने का भी मतलब क्या है, ये परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, अधिक परिवर्तन हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ दिखाया कि ये सांद्रता में परिवर्तन और जो समय में परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, तो अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ओके, तो आप सभी को अच्छे तरीके से भाई परिभाषा समझ में आ गया होगा। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से ये परिभाषा को नोट किए होंगे और बेहतर तरीके से अपने कॉपी में लिख के समझ रहे होंगे, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिर तब सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर सभी को। फिर मिलेंगे आप सभी से हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा।